हेलो दोस्तों, अगला चैप्टर शुरू करते हैं जी। सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की कुछ फीचर्स, कुछ मेन फीचर्स क्या है। देखो जी, ये हमारा लेंथियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा, सबसे बड़ा। क्यों है ये लेंथियस? इसके मेन फैक्टर है, एक तो जी हमारा इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा बड़ी कंट्री है हमारी, और इसकी डाइवर्सिटी भी बहुत है, और डाइवर्सिटी बहुत है, और भिन्न विभिन्न पहलुओं पर अगर आपने बातें लिखनी है संविधान पर, तो जाहिर सी बात है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। सेकंड फैक्टर है जी हिस्टोरिकल। जैसे भी हमारे संविधान बनने तक ब्रिटिशर ने काफी कानून ले आए थे इंडिया में, तो फिर हमने काफी कानून जो उस समय के एक्ट थे उनको ले लिया था, उनमें से काफी फीचर्स ली थी। जैसे द इन्फ्लुएंस ऑफ बल्कि एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो जो 1935 वाला एक्ट है ना, ये काफी बल्कि एक्ट था, इससे हमने काफी चीजें ली हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर हो गए। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हमने सेंटर के लिए और स्टेट के लिए एक ही संविधान बनाया है। तो जाहिर सी बात है, अगर सेंटर और स्टेट के लिए एक संविधान बनाया है तो सारी प्रोविजन एक ही संविधान में आ गई, तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन संविधान नहीं है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या था ना जी, डोमिनेंस ऑफ लीगल पर्सनैलिटीज। जो लॉयर्स थे ना, वो डोमिनेंट थे, उनकी संख्या ज्यादा थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो जाहिर सी बात है, वो हर पहलू को विचाराधीन लेते हुए उसकी एक्सप्लेनेशन करते होंगे, डीप जाते होंगे, तो संविधान लंबा बन गया। अलाउ विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, ठीक है ना। गवर्नेंस के लिए बेसिक कौन से प्रिंसिपल हैं, उनकी तो बात की, सभी संविधानों में यही बात की जाती है, पर हमारे संविधान में क्या है, इसके साथ साथ इट आल्सो कंटेन्स डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी है, तो लेंथ बढ़ गई। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कंटेन्स दोज मैटर्स विच आर लेफ्ट टू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन और एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल कन्वेंशंस बाय अदर मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज। दूसरे देशों के संविधान में पूरा कानून नहीं बनाए, बेसिक से कानून बना दी, बाकी क्या कह दिया कि हाँ भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के द्वारा या कन्वेंशन के द्वारा चीजें होंगी, पर हमने क्या किया, इनके बारे में भी क्या किया, अच्छे ढंग से लिखा। ठीक, तो लिखने के कारण क्या है, लेंथ बढ़ गई। ये कुछ कारण थे। आगे है जी ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। हमने अपना संविधान डिफरेंट सोर्सेस से लिया है, डिफरेंट और देशों के संविधान से हमने काफी फीचर्स ली हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जली ड्राइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये बात आपने हम याद रखनी है, किस किस देश से हमने क्या क्या फीचर्स लिए हैं। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है संविधान का, वो मेजर कहां से लिया है, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है उससे लिया है। ठीक है जी। द फिलोसफिकल पार्ट, जैसे द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, तो हमारी फिलोसफिकल पार्ट है जो हमारे संविधान का, वो फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी, इनको मिलाकर हम कह देते हैं कि हाँ जी हमारे संविधान की फिलोसफी इन दो मुद्दों पर, इन दो पहलुओं पर को मिलाकर है, बनती है फिलोसफी। तो ये किससे ड्राइव हुआ है, फ्रॉम द अमेरिकन एंड द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली, अमेरिका और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट। तो जो हम चुनेंगे एमपी वगैरह, तो मेजोरिटी पार्टी रूल करेगी, एक कैबिनेट सिस्टम होगा जिसमें डिफरेंट मिनिस्ट्री होगी। तो ये सारी चीजें, और इसके साथ साथ द रिलेशंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, एक सरकार और चुने हुए एमपीस वगैरह के में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा, आर लार्जली ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कैबिनेट ब्रिटिश, पार्लियामेंट ब्रिटिश। तो बाकी प्रोविजंस है, हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी, इन सब कंट्री से हमने ली है। तो अब क्या है कि एक ब्लेम लगता है कि देखो जी हमारा संविधान तो अपना है ही नहीं, ये तो हमने उधारा लिया है, ये तो पैच वर्क है, ठीक है, इसमें तो कुछ नया है नहीं। ये क्रिटिसिज्म गलत है, ये अनफेयर है, और कोई तर्क के आधार पर नहीं है, इलॉजिकल है। क्यों? बिकॉज जो हमने बोरिंग की है, द बोरिंग ऑफ दीज फीचर्स, है ना, जब हमने दूसरों से प्रोविजंस ली है, while borrowing these features necessary modifications, हमने उन फीचर्स को अपने देश के हिसाब से डालकर अपनाया है, सीधा कट कॉपी पेस्ट नहीं कर लिया।
आर मेड फॉर देयर सुटेबिलिटी टू द इंडियन कंडीशंस, ठीक। एट द सेम टाइम देयर फॉल्ट्स आर अवॉइडेड, उनको हमने अपने संविधान के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से क्या है, अनुकूल बनाया है और उनके फॉल्ट्स को हमने अवॉइड किया है, ठीक है जी। अगली है जी फीचर्स, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा संविधान ना ही अधिक फ्लेक्सिबल है और ना ही बहुत रिजिड है। फ्लेक्सिबल का मतलब जिसको संशोधन करना, जिसकी अमेंडमेंट करना कंपैरेटिवली काफी इजी होती है, उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल। रिजिड संविधान वो होता है जिसके बीच हम तोड़फोड़ बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं, उसको संशोधन करना बड़ा मुश्किल होता है। पर हमारे संविधान में क्या है कि कुछ प्रोविजंस है जिसके लिए रिजिड प्रोसीजर है और कुछ प्रोविजंस है जिसके लिए क्या है, सिंपल ऑर्डिनरी लॉ के जैसे पास होता है, उस प्रोसीजर से ही हम संविधान का संशोधन कर सकते हैं। पढ़ते हैं जी, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना। फॉर ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ए स्पेशल प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स अमेंडमेंट, उसको अमेंडमेंट, उसके संशोधन के लिए एक स्पेशल प्रोविजन चाहिए। फॉर एग्जांपल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का संविधान है जो वो रिजिड है, उसके बीच आप इतनी आसानी से संशोधन नहीं कर सकते, स्पेशल प्रोसीजर चाहिए संशोधन के लिए, अमेंडमेंट के लिए। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है, दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉज आर मेड, जैसे किसी देश में साधारण कानून बनते हैं उसी प्रकार, साधारण कानून मतलब सिंपल मेजोरिटी से कानून पास हो गया, ठीक, और उसी प्रकार आपने मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से क्या है, संशोधन पास करके संविधान का संशोधन कर दिया, दैट इज बाय सिंपल मेजोरिटी। तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है जी। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है और अमेरिका वाला रिजिड है और इंडिया वाला दोनों का ब्लेंड है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ। भारत का संविधान ना तो रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, दोनों का सिंथेसिस है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 368 है जो वो बताता है कि संविधान का संशोधन कैसे हो सकता है। 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स उसमें मेंशन है, इसको ध्यान से देखना। आर्टिकल 368 में संविधान को संशोधन करने का प्रोसीजर बताया है, पर इसमें कौन सा प्रोसीजर है, स्पेशल मेजोरिटी वाला। स्पेशल मेजोरिटी के भी आगे 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, देखो। Some provisions of our constitution can be amended by a special majority of the parliament. Special majority क्या होती है, a 2/3 majority of the members of each house present and voting। जो तो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनमें से कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए, 2/3। एंड ए मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, ठीक है ना। वैसे मेजोरिटी होनी चाहिए, मीन आधे से अधिक वोटें मिलनी चाहिए टोटल मेंबरशिप की, पर जो प्रेजेंट है और जो वोटिंग कर रहे हैं उनका क्या है, 2/3 होनी चाहिए। अच्छा जी, और कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं जिनकी अमेंडमेंट के लिए ये ऊपर वाला स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, पर उसके साथ साथ क्या चाहिए, रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। तो जो हमारे टोटल स्टेट्स है उसका कम से कम आधे, अगर मान लो 28 स्टेट है तो 28 का आधा कितना हुआ, 14, तो 14 स्टेट है उसकी रैटिफिकेशन करें। अब मान लो ना कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को इफेक्ट कर रही हैं, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ 50% जो स्टेट्स हैं उनकी सहमति भी जरूरी है। ये बात होगी, रैटिफिकेशन उनके द्वारा तस्दीक करना भी जरूरी है। तो आर्टिकल 368 में 2 प्रकार की अमेंडमेंट्स आई, एक है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा और दूसरी है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, ठीक है जी। और बाकी जो प्रोविजंस है, सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विच इज सेम एज दैट ऑफ द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। कोई भी सिंपल कानून आप पास करते हो तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तो बस कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, वो सिंपल मेजोरिटी से भी आप उसको अमेंड कर सकते हैं। बट दीज अमेंडमेंट्स डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368, तो ये 368 वाले आर्टिकल के अंडर नहीं आती। तो आपने याद रखना है, हमारे संविधान में कुछ प्रोविजंस है सिंपल मेजोरिटी से आप उसको अमेंड कर सकते हैं, पर वो आर्टिकल 368 में नहीं आती। आर्टिकल 368 में 2 प्रकार की अमेंडमेंट्स आती हैं, एक तो है बाय स्पेशल मेजोरिटी से और एक है बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। ये आपने याद रखना है, आगे जाकर फिर दोबारा आएंगी ये चीजें।
आगे जी है हमारा सिस्टम है ना, जो हमारा संविधान है, हमारा देश का संवैधानिक सिस्टम है, वो फेडरल है। बेसिकली फेडरल है। फेडरल मतलब संघीय, संघीय मतलब जिसमें पावर सेंटर और स्टेट में डिवाइड होती है। हाँ, इतना जरूर है कि इसमें क्या है, यूनिटरी बायस है, भी अधिक पावर किसके पास है, सेंटर के पास, इसलिए सेंटर की तरफ ये बायस है। ठीक है जी। द सिस्टम एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन नेचर। तो जो हमारे संविधान के द्वारा सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है वो क्या है, फेडरल है इन नेचर। नेचर में वो मतलब उसका स्वभाव वो कैसा है, फेडरल है। पर ये बात आपने याद रखनी है कि फेडरल शब्द यूज नहीं किया गया, फेडरल शब्द यूज नहीं किया गया, पर जो सिस्टम बताया गया वो ऑलमोस्ट क्या है, फेडरल इन नेचर। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा संविधान फेडरल भी है, विद यूनिटरी बायस है, इसमें अपनी राय दो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो आपने ये चीजें बतानी है कि हमारे संविधान में फेडरल फीचर्स कौन कौन सी है और दूसरी यूनिटरी वाली कौन कौन सी है, और फिर एंड में बताना है कि कैसे यूनिटरी बायस है। तो आपको ये प्रोविजंस याद होनी चाहिए मेंस के लिए। तो हमारे संविधान में फेडरल फीचर्स कौन कौन सी हैं, जैसे 2 गवर्नमेंट्स हैं, 2 सरकारें, एक है सेंट्रल लेवल पर, एक है स्टेट लेवल पर। ठीक है जी, सेंटर और स्टेट लेवल पर अलग अलग 2 सरकारें होंगी। ठीक है जी, संघीय ढांचा ऐसा ही होता है। और इनमें आपस में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स है। डिवीजन ऑफ पावर्स मतलब इनको संवैधानिक रूप से बता दिया गया है कि हाँ भी इन इन सब्जेक्ट्स पर आप कानून बना सकते हो, ये सब्जेक्ट सेंटर में आते हैं, ये सब्जेक्ट स्टेट में आते हैं। तो संविधान में ये चीज तय की गई है, इनकी आपस में पावर की डिवीजन तय की गई है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान रिटन है, मीन ये जो पावर डिवीजन है और भी जो सारी प्रोविजंस हैं वो पहले से ही रिटन रूप में संविधान में मेंशन कर दी गई है। ठीक है जी। और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान भी क्या है, सुप्रीम बनाया गया है। इतनी आसानी से ऐसा नहीं है कि आप इसको संशोधन कर दो, संविधान की अपनी एक पावर है। और रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो संघीय जो है ना, फेडरल जो नेचर होती है किसी भी नेशन की, उसमें अगर आपने प्रोविजंस दी हैं सेंटर और स्टेट की अलग अलग, तो उनके लिए प्रॉपर आपने क्या देना है, उस संविधान को रिजिड भी बनाना है, सुप्रीम भी बनाना है, उसको रिटन रूप में लिखना है, ताकि जो प्रोविजंस है सेंटर और स्टेट की डिवीजन की, उसको इजीली डिल्यूट ना किया जा सके। और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, भी जुडिशरी हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट है, ताकि ऐसा ना हो कि सेंटर अधिक पावरफुल होकर जुडिशरी के ऊपर ओवर पावर हो जाए और सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या हो जाए, इम्बैलेंस पैदा हो जाए। तो सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए अगर आपने संविधान में प्रॉपर चीजें मेंशन की है, और संविधान की इंटरप्रिटेशन कौन करता है, जुडिशरी। ठीक है ना, इसलिए जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब उसके ऊपर आपने ऐसा नहीं उसको एग्जीक्यूटिव के अंडर रखा है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो सेंटर के कंट्रोल में आ जाएगी जुडिशरी, और वो अपने इस हिसाब से जो स्टेट्स है उनके ऊपर दबदबा बना लेगी। और बाई कैमरलिज्म है, 2 सदन है। आपको पता है जो राज्यसभा है उसमें क्या होता है, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव मतलब संघीय ढांचा। तो ये सारी प्रोविजंस किस में आती है, फेडरेशन में। अब बात करते हैं कि हमारे देश में नॉन फेडरल फीचर्स, हमारे संविधान में नॉन फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स कौन कौन सी है। देखो जी, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है जी। सिंगल सिटीजनशिप है, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा संविधान क्या है, फ्लेक्सिबल, इसके काफी प्रोविजंस आप सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हो। रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सेंटर चाहे तो क्या करे, इमरजेंसी लगा दे स्टेट पर, है ना। तो सेंटर के पास पावर ज्यादा है। तो आपने देखना है कि आजादी से बाद सेंटर की पावर बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ऐसा नहीं है कि सेंटर और स्टेट की अलग अलग जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड है। ये जिले के ऊपर स्टेट लेवल हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर ऐसी सुप्रीम कोर्ट होती है। तो बेसिकली तो हेड पर कौन सी होगी, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सेंटर वाली। और कई प्रकार की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो देखो जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो जैसे आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, और खास तौर पर स्टेट गवर्नर है, तो स्टेट के गवर्नर उसको अपॉइंट कौन करता है, सेंटर। और ऑल इंडिया सर्विसेज, जो बंदे ऑल इंडिया सर्विसेज में है, जो बंदे जैसे मालूम आप आईएएस की तैयारी करते हो, आईएएस और आईपीएस वो ऑल इंडिया सर्विसेज में आया, तो
आप सिलेक्ट किसने किया, सेंटर ने, उनके ऊपर कंट्रोल भी किसका होता है, सेंटर का, पर वो नौकरी किसमें करते हैं, स्टेट में, ठीक है, स्टेट पैटर्न मिलता है, ठीक है जी। तो ये भी क्या होगी, यूनिटरी बायस, क्योंकि सेंटर का कंट्रोल ज्यादा हुआ ऑल इंडिया सर्विसेज पर। और इमरजेंसी प्रोविजंस, जब इमरजेंसी लग जाए तो क्या होता है, सेंटर पावरफुल हो जाता है। तो ऐसी प्रोविजन सो ऑन, ये क्या है, यूनिटरी बायस है, यूनिटरी फीचर्स है। पर ये बात है कि जब टर्म है ना फेडरेशन हैज नॉट बीन यूज्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कहीं भी जो शब्द फेडरेशन वो यूज नहीं किया गया। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में आर्टिकल 1 के अंदर इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहा गया, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। ये इसका मतलब दो है, दो इसकी, दिस इंप्लाइज टू थिंग्स, कौन कौन सी, देखो जो फेडरेशन होता है ना, जैसे अमेरिका में है, उसमें क्या हुआ था कि जो स्टेट्स हैं उनका आपस में सेंटर के साथ क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ था, पर हमारे कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ। 1, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट, तो एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। यूएस में है ऐसा, इसलिए वहां पर फेडरेशन है, हमारे कोई एग्रीमेंट करके डिफरेंट यूनिट्स इकट्ठे नहीं आए, आपस में कोई इन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया कि हम फेडरेशन कहें। और दूसरी बात क्या है, नो स्टेट हैज द राइट टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन, किसी भी स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो फेडरेशन से बाहर चला जाए, ठीक है। यूएस में ये है, इसलिए वहां पर फेडरेशन शब्द यूज किया जाता है, पर हमारे क्या है, फेडरेशन नहीं है, हमारे क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट मेंशन है अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात आपने याद रखनी है। और यदि हमारे है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है, पर इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये प्रोविजन किससे ली हमने, जैसे कि ब्रिटेन में है, ठीक। तो इसलिए अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल, पर हमारे क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है ना, एग्जीक्यूटिव ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होते हैं, है ना, उनमें आपस में कॉपरेशन होता है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, किस किस के बीच, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच, ठीक है ना। देखो जैसे हमने एमपी चुने, तो एमपी चुने तो वो क्या है, सारे लेजिस्लेचर, तो उन्हीं में से सरकार बनती है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव बने, एमपी लेजिस्लेचर से ही बने, और इनमें आपस में क्या है, कॉपरेशन होता है। पर अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में एमपी चुने, पर उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते, ये जरूरी नहीं है कि वो लेजिस्लेचर का पार्ट हो, तो वहां पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अलग अलग हैं। हमारे क्या है, लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव ऑर्गन चुना जाता है, और आपस में इनमें कॉपरेशन मेंटेन रहता है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर होती है बिटवीन द टू ऑर्गन्स, मीन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग अलग होते हैं। While the presidential system is based on the principle of separation of powers, किस किस में, बिटवीन दीज टू ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी क्यों कहते हैं, क्यों क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होता है। तो जो चुने हुए एमपी होते हैं वो सरकार को क्वेश्चन कर सकते हैं पार्लियामेंट में। इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, एंड द बेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ये भी कहते हैं बेस्ट मिनिस्टर मॉडल। बेस्ट मिनिस्टर क्यों, बेस्ट मिनिस्टर इज ए प्लेस इन लंदन वेयर द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज लोकेटेड, तो लंदन में वो जगह जहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसे कहते हैं बेस्ट मिनिस्टर, तो इसलिए उनके सिस्टम को बेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। सो इट इज ऑफन यूज्ड एज ए सिनोनिम ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए ये शब्द यूज कर लिया जाता है। Our constitution established the parliamentary system at the center as well as in the state, तो आप देखोगे अगर सेंटर में पार्लियामेंट है तो स्टेट लेवल पर क्या होती है, विधानसभाएं होती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, ठीक है जी। तो फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया कौन कौन सी है, देखो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की कुछ फीचर्स हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है जी, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। एक होता है नाम का हेड, जैसे राष्ट्रपति, और असली हेड कौन है, जैसे प्रधानमंत्री, ये बात होगी। मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, ये बात भी सही है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, तो जो सरकार होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सरकार लेजिस्लेचर के प्रति, चुने हुए एमपी
क्या है, इनको सवाल जवाब कर सकते हैं और समय आने पर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव किया जा सकता है। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, ठीक है, जो मिनिस्टर होते हैं वो एमपी ही होते हैं, ठीक। यूएस में ऐसा नहीं है। हमारे क्या है, अगर आप मिनिस्टर बनोगे तो जरूरी है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनो। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, ठीक। तो लीडर कौन होता है सेंट्रल लेवल पर, प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर। और डेजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा और असेंबली, लोअर हाउस ही डिसॉल्व होता है, अपर हाउस डिसॉल्व नहीं होता। ये कुछ मेन फीचर्स थी किसकी, पार्लियामेंट्री सिस्टम की। There are some fundamental differences between the Indian and British parliamentary system of government. इंडिया और ब्रिटेन में कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो कौन से हैं? The Indian Parliament is not a sovereign body like the British Parliament. ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है, सॉवरन बॉडी है, उन्होंने जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया। पर हमारे ऐसा नहीं है, हमारे जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर क्या है, चेक बैलेंस है। अगर पार्लियामेंट ने ऐसा संविधान बनाया जो कि ऐसा कानून बनाया जो कि संविधान के विपरीत जा रहा हो, संविधान के खिलाफ हो, तो उस कानून को हम जुडिशरी में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, जुडिशियल रिव्यू उसका कर सकते हैं। इसलिए हमारी पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से सोवरेन नहीं है, इसके ऊपर चेक बैलेंस है। इनके द्वारा बनाए गए कानून को हम चैलेंज कर सकते हैं, कहां पर, जुडिशरी में। दूसरी बात, द इंडियन स्टेट हैज एन इलेक्टेड हेड, मीन रिपब्लिक। हमारे यहाँ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमारा जो हेड है, हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होता है, उसके लिए प्रॉपर इलेक्शन होते हैं। पर ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। तो ब्रिटिश स्टेट हैज हेरिडिटरी हेड, मोनार्की। वहां पर जो हेड है वो क्या है, वहां का राजा रानी ऐसे होते हैं, वहां पर मोनार्की है, वहां पर इनको वोट देकर नहीं चुना जाता। तो ये दो फंडामेंटल डिफरेंस है इंडिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में। In a parliamentary system, whether in India or in Britain, the role of the Prime Minister has become so significant that the political experts like to call it a prime ministerial government. Parliamentary system में due course of time क्या है, प्राइम मिनिस्टर का रोल इतना बढ़ गया है कि हम इसको प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। आप देखो ना, जब हम भी बात करते हैं आजकल हम क्या कहते हैं, देखो जी इंडिया में मोदी क्या कर रहा है, ऐसे कह देते हैं ना आम भाषा में। जबकि मोदी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या है, हमारे जो हमने तो उनको थोड़ी चुना है डायरेक्ट, हमने तो अपने लोकल एमपी को चुना है। एमपी का आगे जो मेजोरिटी पार्टी रूल करती है वो आपस में एक कैबिनेट बनाती है, उस कैबिनेट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हम यूएस की तरह डायरेक्ट वोट डालकर प्रेसिडेंट नहीं चुनते, हमने डायरेक्ट वोट डालकर अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना। पर हम कहते क्या है, हम अपने गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। कोई पूछेगा आपसे, देखो जी पंजाब में भगवंत मान क्या कर रहा है, भगवंत मान तो सीएम है, हमने तो एमएलए चुने हैं, एमएलए से क्या बनी है, एक कैबिनेट बनी है। पर फिर भी प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पर और चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पर, इनका रोल काफी सिग्निफिकेंट हो चुका है ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और हम इसको क्या कह देते हैं, प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट भी कह देते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शुक्रिया जी, नमस्कार।